हेलो दोस्तों, एग्जामगंज के करंट अफेयर सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज एंड उसका डिस्कशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST किस लैग्रेंज बिंदु पर के आसपास में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है लैग्रेंज बिंदु 2 L2 के आसपास में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है एक टेलीस्कोप के बारे में और एक लैग्रांज पॉइंट के बारे में। तो हम लोग देखते हैं लैग्रांज पॉइंट क्या होता है। तो ये होता है कि किसी भी दो आकाशीय पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बैलेंस करने का जगह। आप सभी को पता है कि प्रत्येक आकाशीय पिंड के पास अपना गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सन हुआ, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सन हुआ, ये हमारा अर्थ हुआ, तो ये दोनों के बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे L1। ये L1 पॉइंट पे यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है, अर्थात यहाँ पे दोनों की ग्रेविटी इक्वल वर्क करती है, जिसकी वजह से यहाँ के जगह पे किसी भी अगर सैटेलाइट्स को स्थापित करते हैं तो उसे स्टेबल रहने के लिए या उसको ऑर्बिट में मूव करने के लिए इन दोनों के साथ किसी एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं होगी। तो ऐसे पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं जो L1 है, L2 है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि L1 और L2 का डिस्टेंस क्या है पृथ्वी से। तो आप याद रखेंगे L1 का डिस्टेंस और L2 का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है, जो लगभग 15 लाख किलोमीटर है। ध्यान रहे, सूरज से पृथ्वी का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि लैग्रेंज पॉइंट 1 और 2 का डिस्टेंस पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर है। इसके अलावा इसका कभी कभी प्लेसेज भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि L2 का, L3 का, इन सब का पोजीशन क्या होता है। तो आपको डायग्राम में जैसे कि देख रहे हैं कि L3 का पोजीशन होता है कहाँ पे, सूरज के अपोजिट साइड में, जबकि L2 कहाँ पे है, L2 है L1 के अपोजिट साइड में और पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर। और यहीं पे इसी L2 पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जो है स्थापित किया गया है, जो यूनिवर्स के बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में, बहुत सारे जो है यूनिवर्स की चीज़ों का इमेज ऑब्टेन करता है, उसे जो है एनालिसिस करता है। इन सब चीज़ों के लिए उसे स्थापित किया गया है। तो एक दो पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि L1 कहाँ पे स्थापित है, L1 है सूरज और पृथ्वी के बीच में। L2 कहाँ स्थापित है, बियॉन्ड द अर्थ, पृथ्वी से बाहर। L3 कहाँ स्थापित है, तो ये है अपोजिट साइड ऑफ अर्थ, जैसे कि हम लोग बताए यहाँ पे। उसके अलावा जो है L4 और L5, यहाँ पे देख सकते हैं L4 और L5, ये दोनों कहाँ स्थापित है, तो ये स्थापित है दोनों पृथ्वी से 60 डिग्री के एंगल बना के इसके ऑर्बिट में, नेक्स्ट यहाँ पे स्थापित है। और दूसरा इस क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। तो यह एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है और ये क्या करता है, ये जो है ये अभी हाल ही में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बिग बैंग के करीब के आकाशगंगा की पुष्टि किया हुआ है। वैसे ये काम कर रहा है 25 दिसंबर 2021 से। कब से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 25 दिसंबर 2021 से, जो कि जैसे कि हम बता चुके हैं ये पृथ्वी से कितना दूरी पर स्थित है, ये है 15 लाख किलोमीटर के दूरी पर। ये जो है ये मिशन जो है नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, सबका ज्वाइंट मिशन है। और ये मुख्य रूप से जो है इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जो स्टार्टिंग में यूनिवर्स कैसे बने थे, डिफरेंट टाइप्स के आकाशगंगाओं, गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में, स्टार्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक्सो प्लैनेट्स के बारे में, उसके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है उसके बारे में अध्ययन करता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आधार कार्ड से रिलेटेड है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने अपना पहला संरचित बग बाउंटी कार्यक्रम कब शुरू किया? तो ये शुरू किया है 11 मार्च 2026 को। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब इसमें टर्म आया है बग बाउंटी। ये क्या होता है, ये जो है एक ऐसा टेक्निक्स है जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, एथिकल्स हैकर्स को जो है इनवाइट्स किया जाता है कि आप आओ और UIDAI के जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी बग्स हैं, उसको डिटेक्ट करो। तो उसके लिए स्पेशली इनवाइट किया जाता है।
आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ और बात देखेंगे तो इसे 2016 के पहले जो है वैधानिक दर्जा नहीं था, तो इसे इसके लिए जो है आधार एक्ट 2016 लाया गया, जिसमें इसे वैधानिक दर्जा मिला। UIDAI का फुल फॉर्म सबको पता होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौशल रथ किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल रथ को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे नाम कौशल रथ है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कौशल विकास मंत्रालय से, जबकि ये सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है एक AI जागरूकता केंद्र है, जो युवाओं में जो है AI से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। तो इसको जो है इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, युवा AI फॉर ऑल एक पहल है जो भारत सरकार ने लाया है, तो उसी के तहत इसको भी लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बुनियादी साक्षरता बढ़ाना, अपने देश में बच्चों को जो है इसके बारे में जागरूक करना, इसके बारे में स्टडी प्रोवाइड करना। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइना बिफिडा किससे संबंधित जन्मजात विकृति है? ये एक कंजेनाइटल डिजीज है, जो वैसे डिजीज जो जन्म से किसी बच्चे में हुआ रहता है उसको कहते हैं। तो ये बीमारी जो है इसके नाम में ही स्पाइना है, तो स्पाइना वर्ड ही डिराइव किया गया है स्पाइनल कॉर्ड से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये होगा स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी। ये बीमारी क्या होता है, तो जन्म के समय जब बच्चे अपने मदर के प्रेगनेंसी ट्यूब में रहते हैं तो उसी में जो है विकृति आ जाता है, जिसके वजह से बचपन में इनमें पैरालाइज होने का मेन कारण बन जाता है। इसके अलावा ये जो है पैराप्लेगिया इसकी वजह से हो सकता है। ये क्या होता है, तो बॉडी में जो है पैरों के नीचे, कमर के नीचे का पूरा बॉडी जो है पैरालाइज्ड हो जाता है। इसके वजह से जो है, इस बीमारी की वजह से कई बच्चों में जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो रहती है, यानी सामान्य बुद्धि रहता है, बट उनके उत्सर्जन तंत्र में जैसे बॉवेल मूवमेंट नहीं हो पाता है, बॉवेल कंट्रोल नहीं हो पाता है, ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता है, जिससे जो है वे अपने यूरिनेशन पे, स्टूल आउट करने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों में ऐसा लक्षण देखा जाता है। आइए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस सेकेंड मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें बहुत सारे कथन दिए गए हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है और इसने लगभग 4,06,771 किलोमीटर की दूरी तय। हमारा अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है विज्ञान में महिलाएं और विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ये इस बार के साइंस डे का थीम है। साइंस डे कब मनाया जाता है? तो साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी के दिन जो है, 28 फरवरी का दिन डॉक्टर CV रमन से रिलेटेड है, तो उन्हीं के याद में जो है साइंस डे मनाया जाता है। तो बात अब यहाँ पे CV रमन की आ रही है, तो CV रमन ने बहुत बड़ा योगदान दिया था साइंटिस्ट जगत में। तो इसमें से सबसे बड़ा योगदान में एक था, उन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था, रमन इफेक्ट के बारे में। आप लोग नीचे क्लासेज में पढ़े होंगे रमन इफेक्ट जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। रमन इफेक्ट क्या होता है कि जब भी लाइट रेज किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से होके पार करती है, तो उसके बीच में जितने भी इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर से वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है अलग अलग वेवलेंथ की वजह से, और बाहर में यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट कलर में विभक्त हो गई है। तो लाइट के इस स्कैटरिंग को जो है रमन इफेक्ट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप लोग याद रखेंगे इन्हें। और इसका खोज किसने किया था? तो हमारे देश के साइंटिस्ट डॉक्टर CV रमन ने। हाँ, इस योगदान के वजह से इन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राप्त हुआ था। इन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राप्त हुआ था। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी एका स्पेस ने मंगल ग्रह पर रहने के लिए एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया है? तो ये एजेंसी है हमारे प्यारे देश भारत की, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो ये है
आपको पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पे रहने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वहाँ का रेडिएशन एक्सपोजर से बचाव है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन है। तो इससे बचने के लिए क्या किया है, तो इससे बचने के लिए वहाँ पे हम लोग लाते हैं 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड बनाया गया है। इसका उपयोग जो है मार्स ग्रह पे रहने जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो उनको हानिकारक जो रेडिएशन होते हैं, विकिरण होते हैं, उससे बचाया जाएगा। और ये क्या है, ये एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किन दो स्थानों के बीच संचालित की जाएगी। तो आज का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जींद और सोनीपत। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। तो यह ट्रेन जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी? हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी मेन विशेषता यह है कि ये इसमें डीजल के जगह पे क्या यूज किया जाएगा? हाइड्रोजन यूज किया जाएगा। अब डीजल हाइड्रोकार्बन से, इसलिए वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्व बनेंगे, जबकि ये इसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। इसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल्स। इसलिए इसका जो उत्सर्जन होगा, इसमें से जो कुछ भी एमिट करेगा, इसका एमिशन में क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा वाटर वेपर। इसलिए ये एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा देश भारत। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब इसमें बात किया जा रहा है बायो बिटुमेन का। ये क्या होता है? तो ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल होता है एक तरीका का, ठीक, जो इको फ्रेंडली होता है। तो इसलिए जो भी रोड बनाए जाएंगे, रोड का निर्माण होता है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी मेन विशेषता ये है कि ये होता है इको फ्रेंडली, ठीक। इसका बहुत हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसे बनाया जाता है बायोमास और बायो वेस्टेज से। इसमें किसी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल के जगह पे बायोमास और बायो वेस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पेट्रोलियम आधारित जो बिटुमेन होता है, ठीक, उस पर निर्भरता को कम करना, जिससे जो है इको फ्रेंडली फ्यूल बनाया जा सके। भारत जो है बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला जो है दुनिया का पहला देश बना है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अल्ट्रा कोल्ड एटम्स को किस तापमान के निकट ठंडा किया जाता है? तो अल्ट्रा कोल्ड एटम्स क्या होता है? जो मतलब सबसे अधिक जो कम तापमान होता है उस पर ठंडा किया जाता है। तो अब तक का जो सबसे कम तापमान किसको माना जाता है? 0 डिग्री केल्विन को। ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस को नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसको ऑब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक। तो बात किया जा रहा है यहाँ पे अल्ट्रा कोल्ड एटम्स की। तो ये ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनको एब्सोल्यूट जीरो पर, अर्थात कितना डिग्री से केल्विन पे? 0 डिग्री केल्विन पे। अब 0 डिग्री केल्विन का मतलब जो है, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा -273 डिग्री सेल्सियस। इतना डिग्री सेल्सियस, इससे कम तापमान करना मुमकिन नहीं है। तो इतना पे जो है ठंडा किया जाता है, तब बनता है अल्ट्रा कोल्ड एटम्स, ठीक। तो जनवरी 2026 में भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा जो है इस पर रिसर्च किया गया है। अच्छा, इसी तरीका का एक एटम है बीईसी। इसी तरीका का ये पदार्थ का पांचवा अवस्था होता है, जैसा कि ये आप लोग 9th-10th के क्लासेज में पढ़े होंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये भी क्या होता है? ये भी जो है अल्ट्रा कोल्ड एटम से एक तरीका का, ठीक, जिसे पदार्थ का पांचवा अवस्था कहा जाता है। अब पदार्थ का पांचवा अवस्था कहा जाता है तो चार अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो पता होगा आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये मुख्य अवस्थाएं हैं तीन। और चौथा अवस्था होता है, फोर्थ स्टेज कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। और पांचवा स्टेज होता है बीईसी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है गांधीनगर, गुजरात में। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? गांधीनगर, गुजरात में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, गांधीनगर, गुजरात में।
अब BSL-4 के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ये क्या है? ये है बायोसेफ्टी लेवल 4। तो भारत की पहली स्टेट फंडेड BSL-4 लेबोरेटरी की आधारशिला जो है कब रखी गई है? ये रखी गई है 13 जनवरी 2026 को। कहाँ पे है ये? तो ये है गुजरात में। तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी GBRC गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है। इसको जो है स्वस्थ ढाल यानी स्वस्थ हेल्थ शील्ड भी कहा गया है। इसको जो है हेल्थ शील्ड भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन शील्ड के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है कि SIGST योजना के तहत 19,744 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन आवंटित किया गया है। और दूसरा इसमें कथन है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए लगभग 9 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। यहाँ पर ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, इसलिए इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, 1 और 2 दोनों सही है। तो क्योंकि अगर एक किलो हाइड्रोजन हम लोग उत्पादन करेंगे तो उसके लिए हम लोग को 9 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और SIGT योजना के तहत जो है 19,700 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन आवंटित किया गया है। अच्छा, यहाँ पे SIGST की बात की गई है। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक इनोवेशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखते हैं। तो भारत वर्तमान में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम जो है दूसरे देश से खरीदते हैं। अभी जो है रिसेंटली जो है इजराइल ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके वजह से जो है कच्चे तेलों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन के सफल होने से देश के आयात बिल में लगभग 160 बिलियन डॉलर से अधिक का जो है बचत होगा हमारे देश को। इसलिए जो है इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो हमारा देश जो है एक लक्ष्य किया है कि 2030 तक जो है वैश्विक हिस्सेदारी का 10% अकेले जो है योगदान करेगा। तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI आधारित वेब ब्राउजर एटलस किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है OpenAI ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा, ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल रेन की। तो इसका प्रयोग किस शहर में किया गया है? सबसे पहले भारत के किस शहर में जो है आर्टिफिशियल रेन आधारित जो है ड्रोन वर्षा की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो कश्मीर की घाटी है खासकर श्रीनगर में, तो सर्दियों के दौरान जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होते हैं। वहाँ पे बड़े पैमाने पर स्मॉग और पार्टिकुलेट मैटर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके वजह से वहाँ पे पोल्यूशन का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए जो है वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा। और वो आर्टिफिशियल रेन जो है किस पर आधारित है? तो देखिए, पहले जो है पूर्व में भी ये चीज़ें होती थी, आर्टिफिशियल रेन बहुत दिनों से हो रहा है। तो पहले जो है हवाई जहाज़ से ये कराया जाता था, ठीक, हवाई जहाज़ से। लेकिन अब क्या किया जाएगा? अब इसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है पहले पता किया जाएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड की स्थिति क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, वहाँ पे हवाओं का दिशा क्या है, उसका रुख कैसे है, उसका पूरा सटीक कैलकुलेशन किया जाएगा थ्रू AI। और फिर उससे क्लाउड सीडिंग की जाएगी, तब बारिश कराया जाएगा। तो यह भारत का पहला ऐसा इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है जहाँ प्रदूषण से निपटने के लिए जो है ड्रोन और AI का मदद दिया जा रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है, लुप्त प्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में हाल ही में किस दवा को जो है आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, लुप्त प्राय हो रहे हैं हमारे देश से वल्चर, गिद्ध, जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके लिए जो है न्यूमिसलाइड्स दवा पे रोक लगा दिया गया है। तो बात किया जा रहा है यहाँ पे वल्चर के विलुप्त होने के कगार पे ये चले गए हैं, इसलिए तो न्यूमिसलाइड, इसके पहले भी जो है कुछ दवाओं पे जो है जैसे कीटोप्रेफोन, एसिक्लोफेनेक, ऐसे दवा, ये डाइक्लोफेनेक, ये भी जो है पहले से बंद है। ये भी हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? तो इन दवाओं का जो है जो भी एनिमल्स उपयोग करेगा उसके डेड बॉडी को गिद्ध जनरली खाते हैं, और उससे जो है क्या होगा, तो उनके बॉडी के अंदर जो है ये दवाएं
चले जाते हैं, और उसके वजह से उनके बॉडी में जो है उनका किडनी फेलियर होने से बड़े पैमाने पर जो है गीधों की संख्या, गीधों की मृत्यु हो रही है, जिससे गीध इंडेंजर्ड स्पीसीज में, गीध की बहुत सारा प्रजातियां इंडेंजर्ड स्पीसीज में जा चुकी हैं। अब बात की जा रही है संकटापन्न प्रजाति की, तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी जीव इंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाते हैं उनको जो है उनके लिए एक स्पेशल बुक है, रेड डाटा बुक, उसमें संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे वल्चर को जो है प्रोटेक्ट करना है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कुछ दवाओं पर बैन किया गया है। अच्छा, तो इसके जगह पे आखिर क्या चीज़ को दिया जा सकता है इसका सुरक्षा, ये इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मेलॉक्सिकम है। इसका यूज से जो है उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। गीध जो है हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये इकोसिस्टम के सफाई कर्मी, प्रकृति के सफाई कर्मी माने जाते हैं। तो ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। तो एक जो है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की गई है जिसका नाम है CRIB। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक महिला है, उनमें CRIB नाम का रक्त समूह को खोजा गया है। ये बहुत रेयर रक्त समूह है। तो इसका फुल फॉर्म होता है CR फॉर क्रोमर, और IB इसमें इंडिया और बेंगलुरु के लिए लगाया गया है। अच्छा, इसमें बात किया जा रहा है ब्लड ग्रुप के बारे में, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को होगा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप जो है जनरली हमारा जो RBC होता है, RBC के सरफेस पर एक दो विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से एंटीजन होते हैं? एक एंटीजन होता है A और एक एंटीजन होता है B। तो वैसे ब्लड जिनके RBC के सरफेस पर एंटीजन A पाए जाते हैं उन्हें ब्लड ग्रुप A नाम दिया जाता है। जिन पे एंटीजन B पाए जाते हैं उन्हें ब्लड ग्रुप B नाम दिया जाता है। उसी तरीके से जो जिनके RBC के सरफेस पर एंटीजन A और एंटीजन B दोनों पाए जाएंगे उनका ब्लड ग्रुप का नाम ब्लड ग्रुप A भी रख दिया जाएगा। और ऐसे भी होता है कि जिन पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो वैसे ब्लड ग्रुप को O ब्लड ग्रुप कहा जाता है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट ये भी जान लीजिए कि ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये किसी को भी दे सकता है। अब ब्लड ग्रुप O में भी O नेगेटिव, और ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, यानी ये किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में किसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है अनंत टेक्नोलॉजीज हैदराबाद ने। ये क्या किया है? ये प्राइवेट है और इन्होंने जो है सैटेलाइट सेवा शुरू करने की घोषणा किया हुआ है। तो ये कंपनी का मुख्यालय अभी हम लोग देखें कहाँ पे स्थित है। इस कंपनी का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में। इस परियोजना को इन स्पेस से मंजूरी मिली है, जो भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देगा। अब निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब कि अभी जैसे किसी को अंतरिक्ष में कोई भी वर्क करना होगा तो भारत में इसरो है, लेकिन आप अमेरिका में चले जाइए तो नासा के अलावा एलोन मस्क जैसे लोग प्राइवेट स्पेस में जो है वर्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उस तरीके से भारत में भी जो है प्राइवेटाइजेशन को अब स्पेस के साथ भी लिंक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक जो है हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। अब देखो इस सेवा के आ जाने से क्या होगा, स्टारलिंक जैसे, अमेजन जैसे, वन वेब जैसे कंपनियों को जो है टक्कर दिया जाएगा, प्रतिस्पर्धा दिया जा सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा नासा ने। इसके अलावा जो है रॉसकॉस्मॉस एजेंसी जो रसिया का है, चाइना की एजेंसी ने भी किया है, लेकिन रिसेंटली जो है न्यूज़ में आया है नासा के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। तो यह जो है एक फ्यूजन सरफेस पावर सिस्टम होगा जो लगातार बिजली प्रदान करेगा, खासकर चंद्रमा पर लंबी रातों में। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर जो एक रात होता है वह पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो इतना दिनों के लिए जो है वहाँ पर सोलर एनर्जी को कंज्यूम करके रखना जो है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। यह परियोजना जो है नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य है मानव को फिर से चंद्रमा पर भेजना। तो इसके अलावा जो है रूस का जो स्पेस एजेंसी है कॉस्मोस,
सॉरी रोसकॉस्मोस और चीन का स्पेस एजेंसी है CNSA, ये लोग भी चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने पर रिसर्च कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला निजी क्षेत्र का व्यावसायिक रॉकेट PSLV एक्सेल विकसित किया है? तो ये विकसित करने वाला हॉल L&T कंसोर्टियम है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। तो ये है PSLV एक्सेल, ये PSLV का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें जो है 6 एक्सटेंडेड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, और ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का व्यावसायिक PSLV एक्सेल है, जिसको किसने लॉन्च किया है? हॉल L&T ने। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है PSLV का, तो PSLV जो है क्या है? ये एक लॉन्चिंग व्हीकल्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। यह पहल जो है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना है? तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। आइए, इसमें बात किया जा रहा है प्रोजेक्ट सन कैचर की। तो इसके बारे में लोग जानते हैं थोड़ा सा कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। तो इस प्रोजेक्ट में सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स का उपयोग करके AI कंप्यूटिंग किया जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि पृथ्वी पर बढ़ती ऊर्जा का जो मांग है, उसके अलावा जो डाटा सेंटर स्थापित करना, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट को कम करने का जो है मेन जिम्मेदारी है। आप सभी को पता है कि अभी जो है फिलहाल में जो है AI बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और अंतरिक्ष में AI सेंटर जो स्थापित किए जाते हैं उसमें भी जो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है। तो इसके लिए क्या होगा, तो पृथ्वी के ऑर्बिट में जो है बड़े बड़े मिरर्स लगाए जाएंगे, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, और उससे उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक, तो इसी के साथ ही आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया हो तो आप एग्जामगन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।